जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो प्रॉपरली सेशन का हम लोग आगाज़ करते हैं, ठीक है? तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो होपफुली जो स्टूडेंट आज ज्वाइन नहीं कर सके, तो उन तक हम ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च प्रपोज़ल, ठीक है? व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोज़ल? आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से इस चीज़ का आइडिया हो, ठीक है? जिनको नहीं पता, उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि रिसर्च प्रपोज़ल बेसिकली एक आइडिया होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आप रिसर्च से अपनी फील्ड से रेलिवेंट रिसर्च आइडिया प्रपोज कर रहे होते हो अपने सुपरवाइज़र को, किसी भी स्कॉलरशिप एडमिशन कमेटी को, ठीक है। वो एक यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो एक स्कॉलरशिप की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, व्हाट्सएवर, ठीक है। सो इसमें ये है कि आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो दो है बेसिकली कि हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और द सेकंड वन इज़ के व्हाट शुड बी द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल स्पेसिफिकली फॉर चाइना, ठीक है। ये ओवरऑल भी ये फॉर्मेट ही यूज़ होता है, लेकिन मोर और लेस यही होता है, एक दो चीज़ें जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉर्मेट दे देती हैं कि आपने ऐसे बनाना है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट एक ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, फॉर्मेट पे बाद में जाएंगे, ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक कोई भी एक मेन फील्ड है, लेट्स सपोज केमिस्ट्री है, उसके मल्टीपल मेजर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा टाइप की ना। तो हर फील्ड में, हर सब फील्ड में, हर सब मेजर में कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है और मल्टीपल टॉपिक्स पे चल रही होती है, ठीक है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए प्रपोजल बना रहे हो, किस सुपरवाइज़र के लिए बना रहे हो, या मतलब या सम टाइम स्कॉलरशिप्स में पोजीशंस अनाउंस होती हैं कि इस पोजीशन पे आपने करना है, तो आपने उससे रेलिवेंट एक प्रपोजल बनाना होता है। तो इस प्रपोजल का जो आइडिया है वो लेने के लिए आप जिस भी प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हो या जिस प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया हुआ है, उससे आप उसकी रिसर्च डायरेक्शन देखेंगे। पहली चीज़ कि उसका रिसर्च फोकस क्या है, जैसे मैंने मल्टीपल मेजर्स बताए ना, आपको आइडिया हो जाएगा ये मेजर में, ये इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं ये प्रोफेसर, ठीक है। उनके रिसेंटली या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उनके पब्लिश्ड आर्टिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रिसर्च डायरेक्शन क्या है और रिसर्च फोकस क्या है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेन प्रॉब्लम ये है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, आपको रिसर्च डायरेक्शन मिल गई, आपने या उसी प्रोफेसर के या उस रिसर्च टॉपिक के रेलिवेंट आपने आर्टिकल्स ढूंढने हैं गूगल स्कॉलर पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ आर यू विल बी फेमिलियर विद द गूगल स्कॉलर वेबसाइट, ठीक है। तो आपने गूगल पे उसको ओपन करना है, उस पर टॉपिक का नाम देना है या जैसे उसको कीवर्ड्स देने हैं, ठीक है। तो वो मल्टीपल आर्टिकल्स आपको दे देगा, ठीक है। तो आपने रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ पे पढ़ने हैं, रिव्यू आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। अच्छा, जब आप लोग पढ़ लोगे ना रिसर्च आर्टिकल्स, तो आपने कोई अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ढूंढने हैं, वो आपकी कैपेसिटी है कि आपको पेपर किस हद तक पढ़ना आता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कम से कम 10-15 पेपर आप लोग निकाल लें उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट, ठीक है। देखें हर एक में उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, सॉल्व किया गया, ठीक है। सो वो जो आप मैक्सिमम पेपर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ ये एक रिसर्च गैप बन सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ हो रही है मल्टीपल डोमेन्स में, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से मॉडिफाई कर दूं तो ये एक नोवेल्टी बन सकती है, तो आप उसको अपना एक रिसर्च आइडिया दे सकते हो, ठीक है। अब इन डेप्थ में नहीं जा सकता बिकॉज हम सब की फील्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। मैं एक पेपर भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है और उस पेपर से कैसे आप एक रिसर्च गैप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जस्ट मेरी अपनी फील्ड का होगा, आप अपनी फील्ड से
से रेलिवेंट जो पेपर पढ़ने के लिए गूगल स्कॉलर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट आपने जहन में रखने के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पेपर पढ़ें, प्रोजेक्ट्स पढ़ें, ठीक है, और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कशन कर लें कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए मैंने ये पेपर पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये 4-5 आइडियाज़ हैं जो जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो आप बताएं इनमें से कौन सा आइडिया बेहतर है। प्रोफेसर अगर तो उसको अच्छा लगेगा उनमें से तो आपको बता देगा, या एटलीस्ट उससे रेलिवेंट आपको कोई एक न्यू आइडिया दे देगा, नहीं इनमें से इससे हट के आप इस पे काम कर सकते हो, तो वो आपका आइडिया फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग पर। फॉर्मेट जो होता है ना किसी भी प्रपोजल का, उसका सबसे पहला पार्ट होता है टाइटल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइटल। ठीक है, तो टाइटल की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है कि समराइज द होल डॉक्यूमेंट इन वन फ्रेज। एक फ्रेज या एक सेंटेंस बनाना है आपने जिसमें आपने जिसकी लेंथ जो है ना वो एस्टिमेटेड 15 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, इससे एक दो वर्ड्स ऊपर एक दो वर्ड्स नीचे होना चाहिए, जिससे आपको क्लियर कट एक माइंड बन जाए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये टारगेट है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, एक ऐसा टाइटल होना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि पैराग्राफ। ठीक है, समराइजिंग द होल डॉक्यूमेंट। जैसे वो एक फ्रेज था ना, एक फ्रेज में आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। एब्स्ट्रैक्ट में पूरे प्रपोजल को एक पैराग्राफ में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, जिसकी जो लेंथ है वो 250 वर्ड्स से 300 वर्ड्स तक जो है ना वो एक आइडियल समझी जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक पेपर की तरफ, रिसर्च पेपर की तरफ। ठीक है, उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें से ये उसकी रैशनल लाइन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में से ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बताया हुआ है, और नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट्स और कंक्लूजन। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्रपोजल बनाते वक्त हमने कंक्लूजन नहीं लिखना, हमने जस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखने हैं, क्योंकि वी आर नॉट 100% श्योर कि ये यही इसका कंक्लूजन होगा। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट चेंज होगा रिसर्च पेपर का और आपके प्रपोजल का, लेकिन काफ़ी चीज़ें सिमिलर होंगी जिसकी वजह से हम पेपर की तरफ मूव ऑन होते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं ज़रा कि ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ पेपर की? मैंने रिसर्च पेपर निकाला है। ओके, ये कीमोस्फेयर का एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के साथ मैंने पेपर निकाला है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, टाइटल वो कह रहा है कि को कंपोस्टेड बायोचार ड्राइव्ड फ्रॉम राइस स्ट्रॉ एंड शुगर केन घास। ठीक है, अब ये एक अमेंडमेंट है। ठीक है, या ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उसने यूज़ करनी है सॉइल के ऊपर। ठीक है, ताकि वो सॉइल की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना उसको मतलब डील कर सके। ठीक है, इम्प्रूव्ड सॉइल प्रॉपर्टीज, कार्बन बैलेंस। ठीक है, अब ठीक है, इसमें नेक्स्ट वो बता रहा है आप लोगों को कि इन इन चीज़ों पे उसने फोकस किया है। ठीक है, अब एक जनरल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि फॉर इम्प्रूविंग दी सॉइल हेल्थ एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे किसी चीज़ को ना, उसने स्पेसिफाई की हैं ये प्रॉपर्टीज, आप इसको सिंपली भी कर सकते हो। इन सैंडी सॉइल, अ ट्रायल फॉर enhancing the health of low fertile and arid soils, लो फर्टाइल एरिड सॉइल। अब इसमें देखें, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, enhancing the health of low fertile arid soils, और ये उसने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में उसने ये भी बताया कि उसने टारगेट किस किस चीज़ को किया है। यही 3 चीज़ें आपके टाइटल में होनी चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आपको टाइटल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द टाइटल एंड व्हाट शुड बी द टाइटल। नेक्स्ट वन इज, हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में सबसे ऊपर होती है एक रैशनल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी लाइन जिससे आप
इंट्रोडक्शन ले रहे हो अपने एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लो फर्टाइल एरिड सॉइल्स यूजिंग कार्बन रिच ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स सच एज बायोचार एंड कंपोस्ट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न फ्रॉम बोथ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसने यहाँ पे प्रॉब्लम भी बताई है, सोल्यूशन भी बता दिया एक ही लाइन में। इसी चीज को बोलते हैं रैशनल लाइन। रैशनल होती है कि तमहीद बांधना। उर्दू में जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो तमहीद बांधते हैं ना, तो यहाँ पे उसने तमहीद बांध दिया, ठीक है। ये सबसे पहले आपकी एक रैशनल लाइन होनी चाहिए आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी। सेकंड थिंग इज जो उसका ना ऑब्जेक्टिव, वापस इस पे आते हैं। रैशनल लाइन के बाद सेकंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखें, उसने लिखा है द एम ऑफ दिस वर्क वाज टू। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करें, जब हमने प्रपोजल लिखना है ना, तो प्रपोजल हम लिखते हैं सारा विल बी में, ठीक है, फ्यूचर में, क्योंकि वो काम हमने करना है। जो पेपर होता है वो ऑलरेडी काम हो चुका होता है, इसलिए वो वाजवर में होता है, वो पास्ट टेंस में होता है। तो आपने कहीं भी वाजवर नहीं लिखना, आपने विल बी या शैल बी में इसको सारा अपना राइटअप करना है प्रपोजल का। ये ये आपका एम हो गया, ठीक है। एम क्या है? इफ इन्वेस्टिगेट द फैक्ट ऑफ, मतलब उसने बोला है कि पायरोलिसिस, कंपोस्टिंग, जो जो भी एक मेथड है ना, उसको इवेलुएट करना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, जो भी उसका, जो भी उसने प्रोडक्ट यूज़ किया उसने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और उसने बोला कि ये जो मैंने न्यू प्रोडक्ट्स किए है ना, उसका जो है ना इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप लोगों को? रैशनल लाइन और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होंगे। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? अब नेक्स्ट वो सारा बताएगा जी कि एप्लीकेशन डोज इसकी ये है, ठीक है, और नेक्स्ट उसने क्या क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन एमिशन, ठीक है, जो भी उसने प्लांट यूज़ किया है उसकी ग्रोथ यूज़ करनी है, जो जो पैरामीटर्स है ना, सारी एक्सपेरिमेंट की डिटेल लिख देनी है, ठीक है। लिख दी डिटेल। अब इसमें उसने सारा बताया हुआ है कि रिजल्ट्स क्या क्या है, मतलब प्लांट के कौन कौन सा पैरामीटर इंप्रूव हुआ है, सॉइल का कौन कौन सा पैरामीटर इंप्रूव हुआ है। आपने भी बिल्कुल उसको विल भी शैल भी में कर देना है कि दिस पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्रूव्ड बाय दिस दिस परसेंटेज। बल्कि परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिंपल लिखना है कि अगर आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा इफेक्ट आएगा और इस पैरामीटर पर आएगा, सिंपली। लास्ट वन इज, हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो क्या ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो आई थिंक दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज, जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसी को ही नीड ऑफ द प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। आप तीनों में से कोई भी एक हेडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो मैटर कोई भी हो। इसमें जो तीन चीज़ें होती हैं वो होती हैं, एक होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने इसमें प्रॉब्लम को ज़रा डिटेल में हाईलाइट करना है, ठीक है। सेकंड वन इज़ लिटरेचर, कि उस पे लिटरेचर क्या कहता है, कि लिटरेचर में इस पे पॉसिबल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज़ हो चुकी हैं इस प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए, ठीक है। द थर्ड वन इज़ नोवेल्टी, कि ठीक है, लिटरेचर तो ये कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, व्हाट इज़ द नोवल आइडिया, ठीक है। नोवेल्टी की, नोवेल्टी का मतलब होता है कोई न्यू चीज़ जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं। सो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब हम पेपर की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि पेपर में कौन कैसे कैसे ये तीन सेक्शंस मेंशन होते हैं। ये देखें, ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ ही, आप लोगों के लिए ही ये पेपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इतना उसने बताया है कि ये प्रॉब्लम है। उसने बोला है कि सेफ रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक बायो वेस्ट, ठीक है, उसका ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सॉइल के ऊपर भी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी। मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो आपने स्टेट कर देनी है कि ये प्रॉब्लम है और उसके ये इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सॉइल को, डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ योर फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर, इस पे क्या कहता है, यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया, वन ऑफ द प्रोमिसिंग ऑर्गेनिक अमेंडमेंट दैट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। अब उसने यहाँ पे जितनी भी उसने लिटरेचर को वर्क किया ना, आपने अगर 10 पेपर पढ़े हैं ना, तो 10 पेपरों में जो जो स्ट्रेटजीज यूज हुई हैं आपने वो यहाँ पे साइट कर देने, ठीक है। ये सारे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं कि ये उसने लिटरेचर ने ये पॉसिबल स्ट्रेटजीज दी है। नेक्स्ट वन इज नोवेल्टी।
उसने कहा है कि स्पेसिफिकली वी एंटिसिपेट दैट ये वाली अमेंडमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, a highly degradable organic amendment is more beneficial while applying। ठीक है, यहाँ तक वो कह रहा है कि ये आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो वो कह रहा है कि ठीक है लिटरेचर में ये चीज़ें ऐसे ऐसे यूज़ हुई हैं, लेकिन ये एक गैप है, रिसर्च गैप है, जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ। ठीक है, आप इसको अपने प्रपोजल में इस लाइन से भी शुरू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। ठीक है, अ, मतलब देयर इज़ अ रिसर्च गैप, आगे आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि ये एक रिसर्च गैप है और इस पे कोई भी काम नहीं हुआ और मैं इस पे काम करूँगा। ठीक है, सो ये 3 सेक्शन हैं, हाइलाइट कर दिए हैं, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पेपर्स में क्या होता है, ये उसने हाइपोथेसिस लिखा हुआ है साथ ना, हाइपोथेसिस के बाद उसने ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं जब अपना प्रपोजल बनाना था चाइना के लिए, तो मैं एक टीचर के पास गया अपनी यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर के पास जो कि जीएस कास चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से पढ़ के आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि चाइनीज़ को ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इन सेक्शंस के अलावा ये वाले 3 पॉइंट्स लास्ट में लिखें, की साइंटिफिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं इसमें। ठीक है, और हाइपोथेसिस क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। इन मतलब उसके अंदर इंक्लूड करने से बेहतर है कि आप लोग सेपरेट से हेडिंग बनाएं और इन तीनों को लिखें। अब जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल आपने चैट जीपीटी को जाना है और उसको जाके कमांड देनी है कि ये प्रॉब्लम है, इस पे 1 या 2 साइंटिफिक क्वेश्चन बना दें। ठीक है, सिंपल अगर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट, ठीक है, इन रेमिडिएशन ऑफ सलाइन सोडिक सॉइल। सिंपल। या अगर कोई इन्वायरमेंट साइंस का स्टूडेंट है और वो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट पे काम कर रहा है, तो वो सिंपल लिख सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइक्रो एल्जी, ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैं एंड पे इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा, अपने क्वेश्चंस नोट कर ले, एंड पे एक ही दफ़ा क्वेश्चन बताएंगे, अभी वो एक फ्लो में बोल रहा हूँ। सो मेरा फ्लो टूटे, इससे बेहतर है कि हम क्वेश्चन आंसर एंड पे लिखेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। साइंटिफिक क्वेश्चन पता चल गया, मतलब उसको एक क्वेश्चन के वे में बोलना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एलजी इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सिंपल, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपकी फील्ड क्या है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ये होता है टेंटेटिव प्रिडिक्शन ऑफ योर रिजल्ट्स। कि अगर आप 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज आप एलजी भी यूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज आप फंगस भी यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप बताओगे, हाइपोथेसिस आप ये दोगे कि एलजी, माइक्रो एलजी विल एक्सपेक्टेड टू बी रेमिडिएट द, या will help the wastewater to reclaim। सिंपल। ठीक है, कि इन दोनों में से ये वाली जो ट्रीटमेंट है मेरी, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। मतलब यू आर नॉट श्योर, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ ज़्यादा परफॉर्म करेगी, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। इस पेपर के अंदर हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है कि मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंपल, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, द स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अमेंडिंग अ लाइट टेक्सचर्ड सॉइल ऑफ लो फर्टिलिटी विद आइदर बायोचार और कंपोस्ट। वो यहाँ पे कह रहा है कि बायोचार यार कंपोस्ट में यूज़ करूँगा, एक लो फर्टाइल सॉइल है मेरे पास, तो ये मेरा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव। सिंपल। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लें, इंशाल्लाह एंड पे हम इसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेथडोलॉजी। ठीक है, जो भी आप मेथड दे रहे हो उससे रेलिवेंट क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, वो मैंने इसमें ऑलरेडी पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला, रिसोर्स, कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे। मैं एक अगर सॉइल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कौन कौन सी चीज़ें जो मैं पहले अरेंज करूँगा, सबसे पहले सॉइल सैंपल। ठीक है, सॉइल की लोकेशन, मैंने कहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद सॉइल के क्या क्या प्रोटोकॉल है, मतलब सॉइल में लेके आऊँगा, उसको सीव करूँगा। ठीक है,
उसको एक काबिल बनाऊंगा कि उसके ऊपर जो है ना वो मेरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो सके। सेकंड थिंग इज़ एक्सपेरिमेंटल लेआउट, ठीक है, उसमें मैं कौन सा डिज़ाइन करूँगा। अगर पॉट एक्सपेरिमेंट है तो हम कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है तो हम RCBD यूज़ कर सकते हैं, LSD यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस हैं, ये आप लोग अलग से देख सकते हैं, गूगल पर या यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन मोर और लेस स्टूडेंट ज़्यादातर पॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ ही जाते हैं, तो CRD इज़ इनफ। CRD को आप सेपरेटली समझ सकते हैं। कितनी ट्रीटमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मीन्स के मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं या कितनी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि मैं अगर ये जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कंपोस्ट भी यूज़ हुआ है, बायोचार भी यूज़ हुआ है। सिंपली अगर जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि एलजी यूज़ करता हूँ मैं, फंगस यूज़ करता हूँ मैं, कोई बैक्टीरिया यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये सेल्फ मेरी एक एक ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। रेप्लिकेशन, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट करते हैं तो उसकी रेपिटेशंस यूज़ करते हैं। उसको एक ट्रीटमेंट को एक दफ़ा में यूज़ नहीं करते, उसको रिपीट करते हैं 3 दफ़ा। ये रिपीट करने का मकसद क्या होता है कि तीनों का रिज़ल्ट आए और इससे रिज़ल्ट ज़्यादा वैलिड, रिज़ल्ट्स की वैलिडिटी इंक्रीज़ होती है। और जब हम इसका जो मीन लेते हैं तो वो एक जो है ना वो उसका एक डेफिनेट आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपली अगर मैं आप लोगों को रेप्लिकेशन बताऊं तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा लगाता हूँ, ठीक है, उसका एक रिज़ल्ट आता है, तो मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे पास और मतलब मैंने इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा रिपीट करता हूँ तो जिन दो चीज़ों का रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि यस मेरे एक्सपेरिमेंट में वैलिडिटी है। अगर तीनों का रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाता है, तीनों मतलब एक ही ट्रीटमेंट को मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया है, तीनों का रिजल्ट डिफरेंट आ गया है, तो इट्स मीन कि मेरे एक्सपेरिमेंट में एरर है, ठीक है। अगर तीन में से कोई दो रिजल्ट भी सेम आ जाते हैं तो इट्स मीन कि यस मेरे रिजल्ट्स में वैलिडिटी है और मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की डिटेल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो जो पैरामीटर्स आपने लिखने हैं या पैरामीटर्स आपने फाइंड आउट करने हैं उस उनके नाम लिखें, ठीक है। और उनमें अगर आपको लगता है या उसका कोई रेफरेंस है तो ब्रैकेट में उसका रेफरेंस लिख दें। अदरवाइज सिर्फ वो वाले पैरामीटर्स लिखें। यहाँ पे मैंने की पैरामीटर्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि की पैरामीटर्स का मतलब जो मेन पैरामीटर्स या जो मेन फाइंडिंग्स आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें ऑल्सो मेंशन इफ़ देयर इज़ एनी मॉडिफिकेशन, अगर आपने मेथड में कोई मॉडिफिकेशन की है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। और एंड पे हमने स्टैट लगानी होती है, ठीक है, स्टैट जस्ट टू फाइंड आउट द वैलिडिटी, ठीक है। अगर हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट आते हैं तो इट्स मीन के वो प्रेजेंट करने के काबिल हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो इट्स मीन के वी नीड टू रिपीट आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप लोग एक अच्छा पेपर पढ़ेंगे ना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें में भी अभी आप लोगों को बातें उस प्रॉपरली उस तरीके से समझ ना आ रही हो, लेकिन आप लोगों को जल्दी आएंगी जब आप लोग एक अच्छा पेपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपने लिखना है टाइम स्केल फॉर रिसर्च एंड थीसिस, ठीक है, कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और ये चीज़ें इसमें मैंने कंडक्ट करनी है, ठीक है। उसमें आपको ने एक टाइम स्केल देना है कि अपने काम को 3 सालों में या 2 सालों में डिवाइड करना है, डिपेंड अपॉन कि आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना में मास्टर्स होता है 3 साल का, ठीक है। 3 साल में पहले साल हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, अगले 2 साल में रिसर्च करते हैं। उस 2 साल को आप कैसे डिवाइड करोगे उसकी मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। जैसे प्रपोजल लिखा जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ना ये एक केमिस्ट्री से रेलिवेंट है, उसने सिंथेसिस की है। सिंथेसिस को उसने क्या टाइम दिया है, दिसंबर तक। इसी दौरान उसने प्रेपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स भी किए हैं, ठीक है। मतलब ये सारा उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसकी करैक्टराइजेशन की है, ठीक है। उसके बाद उसने सेलेक्टिविटी ये की है कि अगर मैंने ये सिंथेसिस की है, ये मटेरियल्स बनाए हैं, तो उसमें से मैं सेलेक्ट किसको करूँगा, इसने ये सेलेक्टिविटी दी है। नेक्स्ट उसकी जो भी एक्टिविटी है उसने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसने डाटा कलेक्शन कर दिया है, ये उसने 1 साल का कर दिया है, ठीक है। 1 साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक। नेक्स्ट दूसरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने क्या क्या किया है वो सारा काम लिख के एंड पे उसने रीयूजेबिलिटी, फिर डाटा कलेक्शन, फिर थीसिस राइटिंग और सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट। आपने शुरू कहाँ से करना है, शुरू करना है रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्टिंग से और एंड कहाँ पे करना है, थीसिस ड्राफ्टिंग से और साथ में रिसर्च पेपर सबमिशन से। दो तरीके होते हैं, एक तो ये है, इसको बोलते हैं गैंट चार्ट।
दूसरा है सिंपल, आप इस तरीके से भी डायग्राम, मैं ये डायग्राम यूज़ करता हूँ क्योंकि सिंपल है, समझने में आसानी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। अब ये दोनों के मैंने वर्ड जो फॉर्म है ना, वो सॉफ्ट फॉर्म वो मैंने लिख दी है, आपको सेंड कर दी है, ताकि जब भी आप लोग बनाने बैठें आप लोग जस्ट इसको एडिट करें और यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी पहली एक्टिविटी अगर है ना कि ड्राफ्टिंग रिसर्च प्रपोजल। अब मैं इसको कब सितंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सितंबर अगर आपका 2025 में एडमिशन होता है, तो आप सितंबर से लेकर, आपको लगता है कि मैं 4 महीने में कर सकता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिसंबर 2025 तक ये एग्जांपल दिए कि ऐसे एक एक्टिविटी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, आप जो भी मटेरियल बनाएंगे, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, हर फील्ड के एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये वाले जो बी सी, ये वाले जो जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी रिसर्च की। लास्ट पे हम लोग लिख देते हैं कि जी थीसिस थीसिस सबमिशन, ठीक है। ये मैं कब करूँगा, यहाँ पे जुलाई में एंड होती है डिग्री, ठीक है। तो जुलाई में मैंने एंड कर दी, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ 4 महीने में इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो जुलाई से बैक आ जाएं, जुलाई, ठीक है, जून, मतलब मार्च कर लें। मैं मार्च से लेकर जुलाई तक इसको वाइंड अप करूँगा। सो ये बहुत ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स को मिस कर देते हैं, लेकिन ये होना चाहिए ताकि प्रोफेसर को या पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि इस बच्चे ने एक पूरा माइंडसेट बनाया हुआ है रिसर्च का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है टेक्निकल रूट, कि जो भी आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है ना, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करें या पिक्चर फॉर्म में। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक स्टूडेंट को लास्ट ईयर ये फॉर्मेट मैंने सेंड किया, ये फॉर्मेट मैंने खुद बनाया है सारा, ये जो फाइल है, उसमें मैंने उसको टेक्निकल रूट जो है ना उसको एक्सप्लेन किया और उसको कहा कि आप अपने प्रपोजल में ऐड करना। उसने ऐड की, बिलीव मी, उसने नॉट जस्ट इन प्रपोजल ऐड की, उसने अपनी पीपीटी में भी ऐड की जो उसका फाइनल इंटरव्यू था। और प्रोफेसर जितना इम्प्रेस हुए उसकी वजह से कि वो, उसने खुद बताया कि मेरे साथ इतनी इतनी अच्छी प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स थे, लेकिन मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ की तारीफ़ की है कि योर प्रेजेंटेशन इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। और उसने कहा कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था अमंग द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी थी। तो मुझे वो कह रहा था, एक्सपेक्ट भी नहीं था मैं कर रहा कि मेरी, मतलब होता है इंसान को उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब इतनी इतनी अच्छी प्रोफाइल्स हो ना, उसमें इंसान थोड़ा सा होता है कि यार पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं। लेकिन वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल रूट है ना, इस चीज़ ने मुझे सेव किया है उस पॉइंट पे आके, ठीक है। तो आपने टेक्निकल रूट मस्ट ऐड करना है। टेक्निकल रूट क्या होता है? टेक्निकल रूट मतलब यही चीज़ें आपने, मतलब सबसे पहले ऊपर लिख दें कि ड्राफ्टिंग प्रपोजल, ठीक है। मतलब स्टेप्स में बता देना, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। ये जस्ट मैंने गूगल से एक एग्जांपल के तौर पे पिक्चर ली है। आप गूगल पे ऊपर सर्च करें कि टेक्निकल रूट ऑफ रिसर्च, तो मल्टीपल डायग्राम्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि रूट कैसे बनाना है, ठीक है, टेक्निकल रूट। तो ये अगर आप लोग ऐड करते हो ना, तो इससे आपके प्रपोजल की वर्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। और सबसे एंड पे जो चीज़ होती है वो होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। इसमें अपने आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना वो साइड करना है, टारगेट करना है कि आप अगर इस ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हो ना, उसी को अपना एक्सपेक्टेड आउटकम बताएं कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एंड पे आप लिख सकते हैं कि यस, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो जाएगी, सिंपल। रेफरेंस, रेफरेंस आपने जो भी यूज़ करने हैं, आपने लेटेस्ट यूज़ करने हैं। कोशिश करना है कि 2020 से बाद बाद वाले रेफरेंस हों। रेफरेंस शो करते हैं कि आपकी स्टडी कितनी नई है और कितनी पुरानी है, ठीक है। रेफरेंस को साइट कैसे करना है, अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स तो जिन्होंने एमफिल कर लिया है उनको तो पता होगा कि पेपर कैसे लिखते हैं या प्रपोजल कैसे लिखते हैं और रेफरेंस कैसे साइट करते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरा पेपर है, ठीक है। मैं भी अपने जो है ना प्रपोजल में एक लाइन लिखता हूँ, ये वाली, सेफ रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक बायो वेस्ट फॉर एक्लेमेशन एंड, ठीक है, लिख ली। अब एंड पे जैसे इसने रेफरेंस दिया होगा ना कि इसने किस पेपर से लिया, आपने अगर इस पेपर का रेफरेंस देना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जो भी टाइटल है उसको कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गूगल पे आना है, गूगल स्कॉलर पे,
गूगल स्कॉलर पे आके इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करके सर्च करना है, सर्च करके आपको ये पेपर आ जाएगा। आपने लिखना है साइट, ठीक है। सॉरी, अगेन गूगल सर्विसेज वाला इशू आ गया। यहाँ पे आप साइट लिखेंगे तो मल्टीपल साइटेशंस आ जाएंगे डिफरेंट तरीके से। आपने एपीके को, जो एपीए स्टाइल है ना, उसको चूज करना है, कॉपी करना है और अपने प्रपोजल पे एंड पे जाके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस पेपर पे एंड पे आ गए, पेस्ट किया हुआ है सिंपली, ठीक है। इस तरीके से आप रेफरेंस हाईलाइट कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पे ये कैसे लिखना है, शाहीन एट ऑल, ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली होता है कि किस पेपर से आपने रेफरेंस लिया है। इसके भी दो तरीके होते हैं, तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो तरीके आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल, आप लोग यहाँ पे इस पेपर में लिखा हुआ है वन, सिंपल आप वन लिख सकते हो और अपने प्रपोजल के एंड पे जाके ये देखें, आप देख सकते हो कि ये पहले नंबर वाला रेफरेंस है। सिंपल, ये सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसे लिखना है तो वो भी मैंने अपने प्रपोजल के एंड पे मेंशन किया हुआ है। आप जो भी पेपर देख लिख रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज के अगर उसके अंदर है एक ऑथर, ठीक है, लेट्स सपोज वो ऑथर उमैर है, ठीक है, और साथ में उसका ईयर है। दोबारा चलते हैं पेपर की तरफ ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब ये 2022 का पेपर है, इसके अंदर कितने ऑथर्स हैं? ज़्यादा हैं, मल्टीपल हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल ऑथर्स के लिए पहले ऑथर का नाम लिखना है, साथ में एट ऑल लिखना है और साथ में ये लिख देना है, ठीक है। अगर एक ऑथर है तो जस्ट आपने, जो कि एक बहुत कम होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं। अगर दो है तो दरमियान में आपने एंड लगा के, कोमा लगा के ईयर लिख देना है, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने रेफरेंस के अंदर साइट कर सकते हो और एंड पे रेफरेंस को कोट कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं रेफरेंस साइट करना, ये देखें अंदर। और लास्ट पे जो उसने रेफरेंस की एक लाइन दी हुई है उसको बोलते हैं बिब्लोग्राफी या रेफरेंस कोट करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसर्च प्रपोजल। मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को एक जगह पे समराइज कर सकूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है।